Hello, good evening, Anvi and Akshita. Good evening, sir. Good evening, sir. कैसे हैं आप लोग? Fine, thank you. जी ओके। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली डिमांड में मेरे ख्याल है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कंप्लीट कर लिया था और पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंजेस इन डिमांड भी कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम डिमांड चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड और इसके एक्सेप्शंस और रीजन पे बात करेंगे। चलें तो आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल हम सारा एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। जस्ट इन केस आप में से अगर किसी को कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं आप लोग। देखिए इस चैप्टर में अभी तक हमने किया है एक तो मीनिंग ऑफ डिमांड, जहाँ बताया था डिमांड बेसिकली किसी भी कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी एक कस्टमर परचेज करना चाहता है उसको हम डिमांड कहते हैं। बट डिमांड को डिमांड तभी कहा जाएगा जब डिमांड में ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। डिमांड के लिए इन तीन कंडीशन का होना जरूरी है। नंबर वन, कस्टमर की डिजायर होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए, एबिलिटी होनी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं फिर हम बात करते हैं कि वो कस्टमर किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है, एंड देन दैट विल बी कॉल्ड डिमांड। इसके बाद हमने बात करी थी कि डिमांड को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, देन देयर इज मार्केट डिमांड। जब आप एक ही कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, एक से ज्यादा कस्टमर्स होते हैं तो मार्केट डिमांड। फिर जब डिमांड को आप टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं, और डिमांड शेड्यूल जो है एक कस्टमर की डिमांड को प्रेजेंट करने के लिए भी बनाया जा सकता है, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। अदरवाइज अगर आप मार्केट डिमांड को प्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए शेड्यूल बनाना चाह रहे हैं तो उसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे। जैसे ये एग्जांपल है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का, इसी तरीके से दिस इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इसके बाद हम आ गए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? इसमें मैंने बहुत सारे फैक्टर्स आपको बताए, लेकिन इसमें ये बताया था कि प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और प्राइस किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इन्वर्सली अफेक्ट करता है। प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कैसे अफेक्ट करता है उससे पहले आपको ये जानना होगा कि रिलेटेड गुड होता क्या है। तो रिलेटेड गुड में मैंने आपको बताया था दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड उन सभी चीजों को कहते हैं जिनको आप एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉफी और टी। और आमतौर पे सब्स्टिट्यूट गुड की जब कीमत बढ़ती है तो गिवन कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाती है, और जब सब्स्टिट्यूट की कीमत घटती है तो गिवन कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। इसका ये मतलब है कि सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत और गिवन कमोडिटी की डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसके अलावा हमने बात करी थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, जैसे पेट्रोल और कार। तो वो दो दो ऐसी चीजें हैं जिनको आप एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाती हैं। और आमतौर पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की कीमत और गिवन कमोडिटी की डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड की कीमत अगर बढ़ेगी यानी कि पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमने ये भी बात करी थी कि कस्टमर की इनकम भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है, और आमतौर पे कस्टमर की इनकम कंज्यूमर की डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के गुड की बात कर रहे हैं। गुड यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम कमोडिटी को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है नॉर्मल गुड, एक होता है इंफीरियर गुड। तो इंफीरियर गुड के साथ इनकम का नेगेटिव रिलेशन है, नॉर्मल गुड के साथ कस्टमर की इनकम का पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसके अलावा टेस्ट और प्रेफरेंस भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है, जैसे फैशन, हैबिट, कस्टम, इस तरह की चीजें। इसके बाद कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है प्राइजेस को लेके कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, ये भी उसकी डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस फ्यूचर में रिड्यूस हो सकता है तो आप अभी कम खरीदोगे, आप प्राइस के घटने का इंतजार करोगे। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऊपर जा सकता है तो आप अभी ज्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक एक वाइडर सेक्शन पे देखें तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है मार्केट लेवल पे, पूरे मार्केट डिमांड को। इसके अलावा मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाला फैक्टर सीजन और वेदर भी हो सकता है, और देश में इनकम कितनी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये भी किसी इकोनॉमी की ओवरऑल मार्केट डिमांड को अफेक्ट करेगा, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। ओके, इसके बाद हम पॉसिबिलिटीज पे आ गए थे कि डिमांड में चेंज होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें बताया था कि डिमांड
या तो कमोडिटी के प्राइस की वजह से चेंज होगी या अदर फैक्टर की वजह से। प्राइस की वजह से चेंज होगी तो उसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं, अदरवाइज चेंज इन डिमांड कहेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है तो उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। इसी तरह अगर डिमांड किसी और फैक्टर की वजह से चेंज हुई है तो फिर उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ये सब हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, तो होपफुली ये सारा आपको क्लियर होगा। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड की। तो बता दीजिए एक दफा, आपको सब कुछ क्लियर है ना? चेतना, स्पर्श, अक्षिता एंड अनवी। यस ओके, चलें फिर। आप स्टैटिस्टिक्स कब कराओगे? किसके कैरेक्टरिस्टिक? सर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, हाँ, स्टैट्स। स्टैटिस्टिक्स। बस ये लॉ ऑफ डिमांड खत्म होगा तो लॉ ऑफ डिमांड के बाद हम, मतलब लॉ ऑफ डिमांड में रीजन और एक्सेप्शन करके हम वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सर मेरा 27 को पेपर है 27th ऑफ सर, नेक्स्ट मंथ। 27th ऑफ, अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, कर लेंगे इंशाल्लाह तब तक। काफी कर, मतलब मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो जाए उतना कर लें। इनफैक्ट अगर हो पाएगा तो हम सारा खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेंगी आप लोगों की। तो मैं बात करके देखता हूँ निष्कर्ष से। अगर संडे अगर आप लोग एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो चलेगा ना? संडे दे सकते हो सब लोग टाइम? सर कितना? नॉट दिस संडे, उसके मतलब कि 11th अक्टूबर तक मेरे एग्जाम्स होंगे। मतलब दिन में थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं निकल सकता अनवी? सर नो सर, मतलब अगर, ऑफलाइन है और एक एक दिन की छुट्टी मिल रही है सारे एग्जाम्स में, तो अच्छा तो ये कर सकते हैं कि वीकडेज में ही का अगर बीच में एक्स्ट्रा क्लास हो पाए तो? सर आप ऐसा कर सकते हैं, लाइक 11th अक्टूबर के बाद आप एक्स्ट्रा क्लास पे एक्स्ट्रा क्लास ले लो 29th तक। कर तो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा, मतलब उस टाइम एग्जाम का ज्यादा प्रेशर होगा। तो मेरा ख्याल है अगर हम अभी से करना शुरू करेंगे तो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट अनड्यू प्रेशर। अगर उस टाइम स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही आपके एग्जाम में मेंटल ओवरऑल एग्जाम का प्रेशर ज्यादा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि अगर हम स्टार्ट करेंगे ना अभी से, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, और एंड में जाके अगर थोड़ा ज्यादा भी देना पड़ेगा तो हम किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। लेकिन पता लगा कि उस टाइम पे हम एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में, मतलब स्टूडेंट्स की वाट लग जाए उसमें, तो वो अच्छा नहीं है ना। कि पता लगा सिलेबस खत्म करवाने के चक्कर में हम बहुत सारी क्लासेस रखते हैं। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल सकते हो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हो पाएगा तो मैं और निष्कर्ष से बात करके देखता हूँ। यस, वरना रिकॉर्डिंग ले लूंगी मैं उन क्लासेस की जो एक्स्ट्रा होंगी। अच्छा हाँ, ये भी है सोल्यूशन। ठीक है, मैं एक दफा बात कर लेता हूँ, अगर वीकडेज में हो पाएगा ना पॉसिबल तो हम बीच बीच में एक एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। जैसे 3 डेज अगर क्लास होती है तो हम 4 डेज कर लेंगे, प्लस अगर संडे पॉसिबल होगा तो संडे करके देखेंगे। सर संडे के अलावा अगर किसी और दिन हो सके तो वो देख लेना। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, निष्कर्ष से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ओके सर। ओके चलें आगे चल रहे हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल सा एक लॉ है जो आपको ये बताता है कि बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड ना आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बताता है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली, इसमें थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ। सर ब्लर आ रहा है थोड़ा सा। एक सेकंड, क्या ही हो गया इसमें? अभी क्लियर है? यस सर। देखिए लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली आपको रिलेशनशिप बताता है सिर्फ दो चीजों के बीच में। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और डिमांड के बीच में सिर्फ रिलेशनशिप बताएगा, विच मीन्स के लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर किसी कमोडिटी की कीमत में इंक्रीज होगा तो यूजुअली उसकी जो डिमांड है ना वो डिक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड जो है ना वो बढ़ जाएगी।
रुक जाइए और 2 मिनट का ब्रेक ले लो प्लीज, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सॉरी। हाँ जी, ओके। देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि लॉ ऑफ डिमांड आपको रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। वो ये कहता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस हम बढ़ाएंगे तो आमतौर पर उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस डिक्रीज किया जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। जैसे अगर किसी कमोडिटी का रेट 10 रुपए है और उसकी 100 यूनिट्स की डिमांड थी पहले, तो अगर इसका रेट हम बढ़ा देंगे, रेट अगर 12 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी पहले के मुकाबले, क्योंकि कुछ कस्टमर्स को इसको खरीदना महंगा लगेगा। सिमिलरली अगर इसका रेट कम हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा, तो इसकी डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। तो लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, और इनफैक्ट ये बात तो हमें पहले से ही भी पता है। लॉ ऑफ डिमांड जो कह रहा है ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना, कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ये तो ऑलरेडी हमें पता है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते वक्त ना आपको इस बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ प्राइस, सिर्फ क्वांटिटी, इन दोनों चीज के बीच में रिलेशनशिप बताएगा डिमांड। इसके अलावा एक्चुअली डिमांड तो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। Demand is affected by the change in the level of income. Demand is affected by the change in price of related goods. Demand is influenced by season. Demand is affected by fashion, custom, habit.
और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते वक्त हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि ये सारे फैक्टर्स ना अपनी जगह हैं, ना इनकम में चेंज है, ना प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज है, ना सीजन चेंज हो रहा है, ना फैशन चेंज हो रहा है, ना कस्टम चेंज हो रही है, ना हैबिट चेंज हो रहा है। नथिंग इज चेंजिंग। सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज है? सिर्फ प्राइस में चेंज करके देखेंगे हम क्या चेंज करेंगे। या तो हम प्राइस बढ़ाएंगे या प्राइस घटाएंगे, और प्राइस के बढ़ने और घटने पे डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा सिर्फ ये देखेंगे। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड ना एक ही मतलब प्राइस का डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसी का एनालिसिस करता है। इसके अलावा इनकम का क्या फर्क पड़ेगा डिमांड पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का क्या फर्क पड़ेगा, सीजन का क्या फर्क पड़ेगा, फैशन का क्या फर्क पड़ेगा, इस बारे में लॉ ऑफ डिमांड बात नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस का इफेक्ट आपको बताएगा डिमांड पे क्या पड़ेगा। और क्या कहता है ये लॉ ऑफ डिमांड? बेसिकली कहता है कि देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी इफ अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहे, मतलब कस्टमर की इनकम भी नहीं बढ़ी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी चेंज नहीं होता, सीजन भी चेंज नहीं होता, फैशन भी चेंज नहीं होता, कस्टम भी चेंज नहीं होते, अगर तो उस सिचुएशन में प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस घट जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो बाकी सारे फैक्टर्स हमें कांस्टेंट रखने हैं तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड फेल हो सकता है। मतलब अगर प्राइस हम बढ़ाएं तो डिमांड आमतौर पे क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। लेकिन मान लो कस्टमर की इनकम भी बढ़ गई, जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ा ना तो कस्टमर की इनकम भी एक तरफ इंक्रीज हो गई, इनकम में इंक्रीज हो गया, सॉरी इंक्रीज इन इनकम। तो अब बताइए जब रेट बढ़ेगा और कस्टमर की इनकम भी बढ़ जाएगी तो अब बताओ क्या कमोडिटी की डिमांड कम होगी? बताइए। अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है और दूसरी तरफ कस्टमर की इनकम भी बढ़ जाती है तो बताइए प्राइस के बढ़ने से क्या कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, कस्टमर कम खरीदेगा? नो सर। नहीं सर। तो इसका मतलब यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का एप्लीकेशन हम चाहते हैं अगर, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बाकी सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं है, ऑल दीज फैक्टर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ये हमारा अजम्पशन रहेगा कि ऑल ऑफ दीज फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। सिर्फ प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। समझ आई बात? तो देखिए जरा, लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली स्टेट्स दैट इफ अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब है कि सारे फैक्टर्स को अगर कांस्टेंट रखा जाए, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेटरिस पैरिबस। तो अगर सेटरिस पैरिबस हो मतलब इफ ऑल द फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट then there exists inverse relationship between price and demand of the commodity, then there exists negative relation. all right अच्छा, अब ये जो डिटर्मिनेंट्स है ना, ये assumptions जो हैं आपको फैक्टर जो है ना डिमांड को अफेक्ट करने वाले, वो सब आपको कांस्टेंट रखना है। प्राइस ऑफ द गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और इसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड में हमारा असम्पशन रहता है कि ऑल ऑफ दीज फैक्टर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो ये पढ़ लीजिएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं है। तो ये सब असम्पशन है हमारा कि सब कांस्टेंट ही रहेंगे। अच्छा जी, अब सवाल उठता है कि सर ऐसा होता क्यों है? क्यों प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है या प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है? कोई बता सकता है आप इसे, ऐसा क्यों होता है? Why it happens that when price of the commodity increases, demand decreases, and why when price of commodity declines, demand of the commodity increases? ऐसा क्यों हो रहा है? सर जितनी चीज सस्ती होगी उतना ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे उस चीज को। अरे ठीक है, प्लस अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ लोग अफोर्ड कर पाएंगे, प्लस कुछ लोग ऐसी खरीदना भी चाहेंगे क्योंकि वो सस्ती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अनवी ने बहुत सही पॉइंट कहा कि सर जब चीज सस्ती हो जाती है ना तो वो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाती है, राइट? और जब अफोर्डेबल हो जाती है ना तो वो लोग जो पहले नहीं खरीद पाते थे वो भी अब खरीदने लगेंगे। तो जाहिर है जब रेट घटेगा ना तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पता है इसकी वजह क्या है? अफोर्डेबल होने की वजह से नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाएंगे आपके, समझ रहे हैं? नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए 10 रुपए के रेट पे मार्केट में टोटल 1000 यूनिट्स की डिमांड थी किसी भी चीज की, और जब उसका रेट जो है, अच्छा 1000 यूनिट की डिमांड थी तो मान लेते हैं 1000 कस्टमर्स से 1000 लोग खरीदना चाहते थे और हर कस्टमर 1 यूनिट परचेज करता था तो 1000 यूनिट की डिमांड थी। लेकिन जब इसका रेट कम हुआ ना
तो वो लोग जो पहले 10 रुपए के रेट पे इसको नहीं खरीद पाते थे, अब वो भी आ गए खरीदने के लिए। तो अब टोटल कस्टमर्स हो गए 1500। अब देखो अल्टीमेटली क्योंकि कस्टमर ज्यादा हो गए तो आप जाहिर है अब डिमांड भी मार्केट में ज्यादा होगी। हम मान लेते हैं हर कस्टमर एक ही प्रोडक्ट एक ही यूनिट परचेज कर रहा है तो भी अल्टीमेटली 1500 यूनिट की डिमांड हो जाएगी। तो रेट के घटने से डिमांड बढ़ रही है। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि रेट अगर कम होगा, प्राइस अगर कम होगा, डिमांड विल इंक्रीज। वो हो भी रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या नजर आ रहा है? रीजन है एडिशनल नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो जब किसी चीज का रेट कम होता है ना, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स ऐड होने की वजह से ओवरऑल क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज हो जाता है। एक फैक्टर तो ये हो गया। क्या फैक्टर है? एडिशनल नंबर ऑफ कस्टमर। इसके अलावा एक फैक्टर है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्स। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ऑल्टरनेटिव यूजेस, कोई भी चीज जिसका ऑल्टरनेटिव यूज है ना, जब वो चीज सस्ती होती है तो लोग उसको बहुत सारे अलग अलग यूजेस में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, बहुत अलग अलग पर्पजेस में इस्तेमाल करने लगते हैं। और जब उस चीज का अलग अलग पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है तो नंबर जो ओवरऑल क्वांटिटी है ना, जितनी पहले रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा क्वांटिटी अब आपको चाहिए होगी। इस वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे मैंने शायद पहले भी आपको बताया हो, मिल्क की अगर हम बात करें, अब देखो मिल्क का ऑल्टरनेटिव यूज क्या है? सर मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं। मिल्क को हम टी के लिए यूज कर सकते हैं, मिल्क को हम कॉफी के लिए यूज कर सकते हैं, मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, मिल्क से हम पनीर बना सकते हैं, मिल्क से हम खीर बना सकते हैं, मिल्क से हम स्वीट्स बना सकते हैं। तो और इसके अलावा आप शेक बना सकते हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। दूध का इस्तेमाल करके आप ये सब कर सकते हैं। अभी मान लीजिए दूध का रेट है फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज पर लीटर, और आपके और हमारे घर में तकरीबन 2 लीटर दूध आता है। लेट्स से 2 लीटर दूध आता है। अब जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड है ना, आमतौर पे उसके लिए 60 रुपए लीटर दूध जो है ना, वो सस्ता नहीं माना जाता। वो उसको लगता है कि हाँ 60 रुपए लीटर है तो भाई वो चीप नहीं है, महंगे की कैटेगरी में आता है। तो आमतौर पे ज्यादातर जो हाउस होल्ड है, जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड है, वो इस दूध का इस्तेमाल कहाँ पे करता है? वो चाय बनाता है, कॉफी बनाता है, प्राइमरीली यही 2 यूजेस हैं उसके। और वो कर्ड, पनीर, घी, खीर, स्वीट्स ये सब बनाना तो चाहता है, शेक भी बनाना चाहता है, लेकिन वो हर रोज ये सारी चीजें कर नहीं सकता क्योंकि दूध इतना भी सस्ता नहीं लग रहा उसे। वो कह रहा है भाई दूध बहुत महंगा है तो हम ना चाय बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे, और अगर घर में कोई बच्चा होगा तो उसको फीड करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। यही बेसिक यूज है उसका। तो इतने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, लेकिन आप ना सिर्फ चाय और कॉफी के लिए फिलहाल यूज कर रहे हो क्योंकि 60 रुपए लीटर के हिसाब से आपको दूध महंगा लग रहा है। अब क्या होता है, अगर दूध का रेट सस्ता हो जाए, मान लीजिए दूध हो गया 30 रुपीज पर लीटर। जब दूध इतना सस्ता हो जाएगा तो जाहिर है अब आप ये सोचोगे कि अब हम चाय और कॉफी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन अब हम थोड़ी सी दही भी जमा लेते हैं, हम पनीर भी बना लेते हैं, खीर भी बना लेंगे, स्वीट्स की भी कोशिश करोगे आप सोचोगे चलो शेक भी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें करोगे, मतलब इवेंचुअली आप उसको एक से ज्यादा पर्पजेज में आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे ठीक है अब तो दूध सस्ता है ना, तो चलो शेक भी बना लेते हैं। अब आप 2 बार सोचेंगे नहीं दूध का इस्तेमाल करने से पहले। आपको लगेगा कि ठीक है दूध इतना भी महंगा नहीं रह गया, अब सस्ता है, तो हम इसको ऑल्टरनेटिव यूजेस आपके बढ़ जाएंगे इससे। अब खुद ही सोचो, पहले आप टी और कॉफी बनाते थे, 2 लीटर में आपका काम चलता था, लेकिन जब वो सस्ता हो गया और अब आपका मन है कि आप उससे पनीर भी बनाएं, खीर भी बनाएं, स्वीट्स भी बनाएं, तो अल्टीमेटली 2 लीटर में तो काम नहीं चलेगा, तो आपको ज्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। अब देखो जब रेट कम हुआ है तो आपकी जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो बढ़ के फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर हो गई। 5 लीटर आज के रेट में हम दूध खरीद रहे हैं। अब पता है क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि अब आप जो एक्स्ट्रा दूध ले रहे हैं ना, उससे और भी चीजें करेंगे। इवेंचुअली हो क्या रहा है कि रेट के कम होने से तो डिमांड बढ़ रही है। अल्टीमेटली हमारा लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लाई हो रहा है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? रेट घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो वो तो हो रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ये कि दूध जो है, क्योंकि दूध ही के कॉन्टेक्स्ट में हम सारा एग्जाम्पल ले रहे थे, तो दूध अगर सस्ता हो गया, इसकी डिमांड क्यों बढ़ गई है? क्योंकि दूध का ऑल्टरनेटिव पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कंज्यूमर ने, और ज्यादा जगह पे इस्तेमाल करने की वजह से उसको ज्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इवेंचुअली जब रेट कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर रेट महंगा हो गया, मान लो दूध 90 रुपए लीटर हो गया, 100 रुपए लीटर हो गया, तो कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस को कट ऑफ कर देगा। वो कहेगा नहीं जी शेक नहीं पीना, स्वीट्स नहीं बनानी, खीर नहीं बनाना, कर्ड नहीं बनानी, पनीर नहीं बनाना। हम दिन में 2 बार चाय पीते थे, हम एक ही दफा चाय पियेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो अल्टीमेटली जब 90 या 100 रुपए लीटर हो जाएगा तो शायद अब आप ना सिर्फ 1 ही लीटर या आधा लीटर ही दूध परचेज करेंगे। तो अल्टीमेटली इसकी डिमांड रेट के बढ़ने से कम क्यों हो गई? क्योंकि जैसे रेट बढ़ा ना, सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस आपने खत्म कर दिए।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गई बात सबको? चेतना, अनवी, स्पर्श। Yes, sir. तो लॉ ऑफ डिमांड एक तो इस वजह से अप्लाई होता है क्योंकि जब रेट घटता है तो नंबर ऑफ कस्टमर्स ऐड हो जाते हैं और रेट बढ़ता है तो नंबर ऑफ कस्टमर्स कम हो जाते हैं। दूसरा ये है, जब रेट घटता है तो ऑल्टरनेटिव यूजर्स आपके बढ़ जाते हैं और जब रेट बढ़ता है तो ऑल्टरनेटिव यूजर्स कम हो जाते हैं आपके इवेंचुअली। इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। अब दो थोड़े मुश्किल से हैं कंपैरेटिवली, दो और रीजंस हैं। नंबर वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दो नहीं, इनफैक्ट है तो तीन, देखता हूं मैं एक और शायद ना ही करवाऊं अभी या करवा भी दूं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब है सर? देखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वहीं पे अप्लाई होता है जहां पे किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो। ये वाला रीजन ना हर जगह अप्लाई नहीं होगा, याद रखिए। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं जैसे कोक और पेप्सी या माजा और स्लाइस की बात कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं कस्टमर ना कोक कंज्यूम कर रहा है, तो कोक हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? गिवन। और कोक का मार्केट में जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसको क्या कहेंगे? पेप्सी जो अवेलेबल है दैट इज सब्स्टिट्यूट। जो हम खरीद सकते हैं वो सब्स्टिट्यूट है, जो खरीद रहे हैं वो गिवन कमोडिटी। मैं कोक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कोक का रेट फिलहाल है 20 रुपीज और मार्केट में टोटल 100 बॉटल्स की डिमांड है या 1000 बॉटल्स की डिमांड है लेट्स से। मार्केट में पेप्सी का रेट भी सेम ही है, लेकिन अभी क्योंकि हम कोक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम मार्केट में पेप्सी की डिमांड है क्या नहीं है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ कोक का देखिए, कोक का रेट 20 है, 1000 बॉटल्स की डिमांड थी, तब पेप्सी का रेट चल रहा था 20 रुपीज। अब आप बताओ, अगर कोक का रेट बढ़ के 30 हो जाएगा तो जाहिर है कोक की डिमांड घट जाएगी, करेक्ट? अगर प्राइस कोक का बढ़ेगा तो क्या कोक की डिमांड घटेगी? यस और नो? यस सर। यस सर। यस। आप वजह सोचो, क्या वजह होगी भाई? ये 30 रुपए का हो गया, लेकिन पेप्सी ना आज भी उतने ही की है। तो जैसे ही इस कमोडिटी का रेट बढ़ेगा ना, ये कमोडिटी अपने सब्स्टिट्यूट के मुकाबले एक्सपेंसिव नजर आएगी। नाउ कस्टमर विल फाइंड कोक मोर एक्सपेंसिव और कंपैरेटिवली पेप्सी चीपर नजर आएगा। और कस्टमर के लिए तो दोनों ही एक ही जैसा प्रोडक्ट है ना, सब्स्टिट्यूट ही तो है एक दूसरे के। तो कस्टमर कहेगा कि भाई कोक से मुझे उतनी सेटिस्फैक्शन मिलनी है, पेप्सी से भी वही सेटिस्फैक्शन मिलनी, तो इवेंचुअली अगर इसका रेट बढ़ गया है तो मैं कोक ही क्यों कंज्यूम करूं, मैं पेप्सी नहीं परचेज कर लूंगा क्योंकि वो सस्ता है। तो जब किसी कमोडिटी का रेट बढ़ता है ना, तो उसकी डिमांड इसलिए भी कम हो जाती है क्योंकि वो अपने सब्स्टिट्यूट के मुकाबले महंगा नजर आता है। तो 30 रुपए के रेट पे इसकी डिमांड घट के मान लेते हैं 400 यूनिट्स की रह गई, क्योंकि वो अपने सब्स्टिट्यूट के मुकाबले महंगा हो गया, तो लोगों ने पेप्सी कंज्यूम करना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो रहा है। रेट बढ़ रहा है, इसका डिमांड इसलिए कम हो रहा है क्योंकि इस प्रोडक्ट का मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर रेट जो है इसका कम हो जाता, मान लेते हैं इसका रेट जो है वो हो जाता है 15 रुपीज, तो ये पेप्सी के मुकाबले क्या हो जाएगा? चीपर लगेगा। पेप्सी एक्सपेंसिव लगेगी इसके मुकाबले, तो जो लोग पेप्सी कंज्यूम करते हैं वो भी कोक पीना शुरू कर देंगे। लोग क्या कर रहे हैं, लोग बेसिकली जब रेट बढ़ता है ना, कोक की जगह पेप्सी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और अल्टीमेटली जब रेट सस्ता होता है तो फिर वो कोक कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी डिमांड जो है मान लेते हैं रेट के घटने पे 1800 यूनिट हो जाएगी। समझे बात? तो तीन रीजंस क्लियर है आपको। पहला रीजन नंबर ऑफ कस्टमर्स के चेंज होने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है, ऑल्टरनेटिव यूजर्स की वजह से ऑपरेट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से ऑपरेट होता है। एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इनकम इफेक्ट जब भी हम सुनते हैं ना, हमें लगता है कि अच्छा कस्टमर की इनकम में इंक्रीज हुआ होगा और उसकी वजह से डिमांड बढ़ी होगी, इसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए मान लीजिए, ये आप इस तरीके से करिए कि एक कस्टमर ना, उसके पास टोटल इनकम, मान लो टोटल इनकम इसकी 10,000 है, 10,000 रुपए है इसके पास, और ये कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स का जो प्राइस है ना वो है 200 ईच। एक यूनिट प्रोडक्ट एक्स का 200 रुपए का।
इसके पास उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 10,000 रुपए। आप मेरे को बताओ 200 रुपए के रेट पे, इस प्राइस पे अगर वो सारी इनकम स्पेंड करेगा तो बता सकते हो कितनी क्वांटिटी खरीद लेगा वो 200 रुपए के रेट पे 10,000 रुपए खर्च करके कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा? बताइए फटाफट से। अगर 10,000 रुपए हैं, 200 रुपए का रेट है, तो वो कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा? जल्दी बताओ। 50। 50। ओके ठीक है, 50 यूनिट्स वो परचेज करेगा 200 रुपए के रेट पे, करेक्ट? अच्छा, अब क्या होता है, मान लीजिए मार्केट में ना प्रोडक्ट का रेट डिक्रीज हो जाता है, पहले 200 का था, अभी वो 100 का ही रह जाता है, 100 ईच, करेक्ट? अब मेरे को बताओ जब रेट 100 हो जाएगा तो पहले तो ये बताइए कि उतनी ही क्वांटिटी जितने वो पहले परचेज कर रहा था उसको खरीदने के लिए उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? अगर रेट 100 हो जाएगा, उसके पास टोटल 10,000 रुपए हैं, तो 100 के हिसाब से 50 यूनिट ही खरीदने के लिए उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? 5,000 रुपए, 5000। हाँ करेक्ट? तो जब वो 5,000 रुपए खर्च करेगा उसके पास अभी भी कितना पैसा बच जाएगा? सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी? 5,000 की सेविंग हो जाएगी। और ये जो बची हुई सेविंग ना, हम मान लेते हैं इसको प्रोडक्ट एक्स ही खरीदना था सिर्फ और सिर्फ, और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब जो 5,000 की जो सेविंग होगी ना, उससे 50 यूनिट ये और खरीद सकता है। इवेंचुअली इसकी टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 100 यूनिट। आप देखिए गौर से, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, रेट इंक्रीज हो रहा है, सॉरी रेट डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड जो है वो 50 से 100 हो गई। आप इसके पीछे का रीजन बता सकते हो ऐसा हुआ क्यों है? आंसर इज वेरी सिंपल सर, सेविंग की वजह से। प्राइस, कमोडिटी का जब प्राइस घटता है ना, तो कस्टमर की सेविंग जनरेट होती है, कस्टमर सेव करना शुरू कर देता है, और इस सेविंग के बढ़ने की वजह से वो ज्यादा क्वांटिटी पहले के मुकाबले खरीद सकता है। इवेंचुअली उसकी टोटल डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो प्राइस के घटने से डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सेविंग कस्टमर की जनरेट होती है। जब प्राइस रिड्यूस होता है तो कस्टमर सेव करना शुरू कर देता है, इवेंचुअली उस सेविंग का इस्तेमाल करके वो और ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाता है। अब इस सेविंग को इकोनॉमिक्स में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम सेविंग ना कह के रियल इनकम कहते हैं। सेविंग जनरेट होना मतलब रियल इनकम जनरेट होना, हालांकि एकदम भी रियल नहीं है, लेकिन सेविंग जनरेट हो रही है, इसको हम रियल कहते हैं, रियल इनकम कहते हैं। तो अगर 200 वाली चीज 100 रुपए की हो जाएगी, सेविंग होगी, और सेविंग को हम कहेंगे रियल इनकम। अब इसका मतलब ये हुआ कि रियल इनकम के बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली डिमांड बढ़ती है। जब रेट घटता है ना, तो कस्टमर की रियल इनकम जनरेट होती है, और उस रियल इनकम का इस्तेमाल करके वो और ज्यादा क्वांटिटी पहले के मुकाबले परचेज कर पाएगा, हेंस उसकी ओवरऑल डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इस पूरे इफेक्ट को, इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। ये जो हो रहा है ना, इनकम का जनरेशन हो रहा है, रियल इनकम जनरेट हो रही है, इस रियल इनकम की वजह से वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज कर पा रहा है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। याद रखो, इनकम इफेक्ट में इनकम में कोई चेंज नहीं है। आप देखिए इनकम कितनी थी, 10,000, शुरू में भी 10,000, बाद में भी 10,000, हमेशा हम 10,000 पे ही बात कर रहे हैं। थ्रू आउट द एग्जाम्पल हमने इनकम में कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब कि कस्टमर की इनकम में इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड में इंक्रीज होता है उसको हम इनकम इफेक्ट नहीं कहते हैं। कस्टमर के प्राइस में कमोडिटी के प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से जब कस्टमर सेविंग जनरेट करता है, यानी कि रियल इनकम जनरेट करता है, उस रियल इनकम की वजह से जब डिमांड बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। क्लियर है पॉइंट सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो मैंने अभी आपको कितने टॉपिक बता दिए, कितने रीजंस बता दिए? मैंने आपको टोटल बताए हैं 4 रीजंस। एक दफा फटाफट से रिकॉल करते हैं। नंबर 1 कि जब सर प्राइस कम होता है तो नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर के बढ़ने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है, वो अप्लाई होता है। ऑल्टरनेटिव यूजेस जो है वो भी एक फैक्टर है लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई होने का। जब रेट घटता है तो हम ऑल्टरनेटिव यूजेस बढ़ा देते हैं, अदरवाइज जब रेट जब रेट घटता है तो ऑल्टरनेटिव यूजेस बढ़ाते हैं, और रेट जब बढ़ता है तो ऑल्टरनेटिव यूजेस रिड्यूस कर देते हैं। अकॉर्डिंगली क्वांटिटी डिमांड पे फर्क पड़ जाता है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, जब रेट किसी चीज का रिड्यूस हो जाता है तो वो अपने सब्सटीट्यूट के मुकाबले सस्ता लगने लगता है, इवेंचुअली उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब उसका रेट बढ़ता है तो वो सब्सटीट्यूट के मुकाबले महंगा लगता है, इसलिए उसकी डिमांड घट जाती है। इनकम इफेक्ट की अगर हम बात करें, इनकम इफेक्ट ये होता है कि जब प्राइस के घटने से कस्टमर की सेविंग जनरेट होती है, इस सेविंग को हम रियल इनकम कहते हैं, और रियल इनकम के जनरेट होने की वजह से ओवरऑल क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है, विच इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। एक और रीजन है, ये स्लाइड में नहीं है,
क्योंकि मेरा इरादा नहीं था कि आपको मैं ये फिलहाल बताऊं, लेकिन क्योंकि सब समझ आ रहा है तो हम ये कर ही लेते हैं। देखिए आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद है ना सबको? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको ये बताता है कि अगर किसी कमोडिटी को एक कस्टमर कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करता रहेगा तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन धीरे 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 कम होती रहेगी और एक पॉइंट पे आके सेटिस्फैक्शन मिलना खत्म हो जाएगी और इनफैक्ट फिर डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस ही बात को ध्यान में रखिएगा और इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि एक कस्टमर ना हमेशा जब भी पैसे स्पेंड करता है ना, वो सेटिस्फैक्शन कंपेयर करता है। वो ये देखता है कि अगर मैं इस कमोडिटी पे इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, क्या इस कमोडिटी से मुझे इसके इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी? अगर उसका जवाब है हाँ मिलेगी तो वो पैसा खर्च करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे ये सपोज मेरे पास रियलमी का फोन है, मैंने कहा कि मैं आपको ये फोन दूंगा लेकिन फोन की कीमत है 50,000 रुपए। तो आप कहोगे सर रियलमी का कोई भी फोन 50,000 रुपए का तो आता नहीं है। रियलमी का मान लीजिए आप कहते हो कि सर ये फोन तो इसकी वैल्यू 20,000 रुपए है, आप 50,000 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हो? मैंने कहा मेरा फोन है, मैं 50,000 रुपए में सेल करूंगा। तो आप इसको परचेज नहीं करोगे, जाहिर है, क्योंकि आप इवेल्युएशन जब करेंगे ना कि यार 50,000 रुपए हम इस पे स्पेंड करने वाले हैं लेकिन चीज मिलने वाली सिर्फ 20,000 रुपए की, तो आपका आंसर होगा नहीं। अल्टीमेटली 50,000 रुपए खर्च के कम से कम आपको 50,000 रुपए के बराबर की चीज या उसके बराबर की सेटिस्फैक्शन तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन जब 20,000 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको, तो आपके लिए वो फेयर डील नहीं होगी, अल्टीमेटली आप बना कर दोगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कस्टमर ना कोई कमोडिटी परचेज कर रहा है, लेट्स सपोज के वो कोल्ड ड्रिंक परचेज कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक है 20 रुपीज की। बात कर लेते हैं कोक या पेप्सी है कोई भी। तो वो अभी फिलहाल क्या करता है, वो डिसाइड कर रहा है कि उसे एक बॉटल परचेज करनी है, उस पर 20 रुपए वो खर्च करेगा और उसके हिसाब से अगर वो एक बॉटल कंज्यूम करेगा तो लेट से उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसने इसको वैल्यू किया है 40 यूटिल्स में, उसने कहा सेटिस्फैक्शन मुझे 40 यूटिल्स के इक्वल मिल जाएगा। ओके, तो उसने कहा यार 20 रुपए मैं खर्च करने वाला हूँ, सेटिस्फैक्शन मुझे ज्यादा मिलने वाला है तो मैं परचेज कर लेता हूँ। देखो यूटिल्स मान लेते हैं 1 रुपए की यूटिलिटी ना एक ही यूटिल्स के बराबर है, तो अल्टीमेटली 20 रुपए वाली चीज ना उसको 40 रुपए के बराबर की सेटिस्फैक्शन दे रही है। इस तरीके से समझ लें। तो ये कहते हैं ठीक है 20 रुपए खर्च करके मुझे 40 की सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, पैसे कम खर्च करने पड़ रहे हैं, इसलिए वो कहता है ठीक है मैं ये परचेज करूंगा। जब वो सेकंड यूनिट परचेज करने का फैसला करता है, दुकानदार से पूछता है भाई सेकंड यूनिट एक और बॉटल आप कितने की दोगे? उसने कहा भाई 20 रुपए में ही दूंगा मैं। तो अब वो इवेल्युएट करता है कि यार 20 रुपए की एक और अगर मैं बॉटल लूंगा तो मुझे इस बार सेटिस्फैक्शन 22 यूटिल्स का मिलेगा, क्योंकि इस बार भी उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है और अल्टीमेटली पैसे कम खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये कहता है ठीक है मैं 2 यूनिट परचेज करूंगा। ध्यान से देखते रहिएगा। फिर वो क्या करता है 20 रुपीज स्पेंड करेगा फिर से एक बॉटल पे, इस बार उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी सिर्फ 20 यूटिल्स की, तो वो तीसरा भी परचेज करेगा। समझ रहे हैं बात? ये तो आपको क्लियर है ना पॉइंट, कि जब तक आपको आपके पैसे के बराबर की सेटिस्फैक्शन मिलती है तब तक आप परचेज करते हैं। तो यहाँ पे 20 रुपए में 20 के बराबर की सेटिस्फैक्शन मिल गई सपोज। अब दुकानदार से कहता है कि भैया मुझे मैं चौथा यूनिट एक और यूनिट परचेज करूंगा, आप कितने का दोगे? दुकानदार कहता है भाई मैं आपको 20 रुपए में दूंगा। इस बार वो सेटिस्फैक्शन देखता है कि उस बॉटल से उसे सिर्फ 8 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो बताइए ये 4th यूनिट कंज्यूम करेगा या नहीं करेगा? 4th यूनिट ये परचेज करेगा या नहीं करेगा? इफ ही इज ऑफ ओपिनियन के 4th वाला यूनिट जो है उसको सिर्फ 8 यूटिल की सेटिस्फैक्शन देगा, पैसे 20 रुपए खर्च होंगे, वेदर ही शुड बाय दिस और नॉट। No, he should हाँ not. सर। क्लियर है पॉइंट? इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि कस्टमर 20 रुपए का अगर रेट चल रहा है तो उस पर कितनी क्वांटिटी खरीदेगा? 3 यूनिट तो वो खरीदेगा। दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। ओके ठीक है सर। अब देखो ध्यान से समझना इस बात को। मान लो उसने चौथा यूनिट खरीदने से मना कर दिया क्योंकि चौथा यूनिट 20 रुपए का पड़ रहा था, 8 यूटिल की सेटिस्फैक्शन थी। वो दुकान से जब जाने लगता है ना, दुकानदार उसको आवाज देके बुलाता है कि भाई आप ले जाओ, मैं आपको ना एक और बॉटल दे दूंगा, आपसे सिर्फ 5 रुपए चार्ज करूंगा। समझ रहे? प्राइस कम कर दिया उसने।
पहले 20 रुपए चार्ज कर रहा था, अभी 5 रुपए चार्ज कर रहा है। तो वैसे तो कस्टमर को अभी तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, क्योंकि 20 रुपए की चीज थी वो। तो सेटिस्फैक्शन का जब उसने कैलकुलेशन किया, उसे 8 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलने वाली थी। लेकिन जैसे ही रेट कम होगा ना, उसका ओवरऑल सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। रेट पे आपका सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। होता नहीं है कई दफा कि हम कोई चीज देख रहे होते हैं, हमारा खरीदने का बड़ा मन होता है। जब सपोज आपको कोई शूज पसंद आ गया किसी शोरूम में, आप शोरूम गए, आपने शूज देखा और आपने टैग पलट के देखा ना, अभी तक आपको बहुत पसंद था, लेकिन जैसे टैग पलट के देखा है आपने कहा अरे यार ये तो बहुत महंगा है, आपने कहा इतना भी अच्छा नहीं है। समझ रहे हो? अभी तक आपको शूज बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे रेट देखा आपने कहा इतना भी अच्छा नहीं, मतलब जैसे ही रेट देखा आपकी सेटिस्फैक्शन कम हो गई। रेट पे सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो इस कस्टमर को 20 रुपए में सिर्फ 8 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, क्योंकि वो 20 महंगा लग रहा था उसे। लेकिन जैसे ही रेट कम होगा ना, रेट 5 रुपए कर दिया, तो ये 5 रुपए और 8 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। वैसे भी सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, लेकिन अभी जब रेट कम होगा ना, तो सेटिस्फैक्शन और बढ़ जाएगी। सेटिस्फैक्शन इनफैक्ट मान लेते हैं 18 यूटिल्स की हो जाएगी। कोई चीज जब सस्ती होती है ना, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा होगा। तो 5 रुपए के रेट पे अब सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। तो बताओ अब चौथा वाला यूनिट ये परचेज करेगा या नहीं करेगा, बताइए। वेदर ही शुड बाय द फोर्थ यूनिट और नॉट। अब कर लेगा। मतलब ये कि सर 20 रुपए के रेट पे अगर 3 यूनिट की डिमांड है, इसका ये मतलब है कि 5 रुपए के रेट पे अब कितने यूनिट की डिमांड है? 4 यूनिट की। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा? रेट के घटने से डिमांड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? आंसर इज यस, लॉ ऑफ डिमांड तो ऑपरेट हो रहा है। यानी कि रेट घटता है तो लॉ डिमांड क्यों ज्यादा होती है? ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, रेट के घटने से डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब रेट घटता है तो कस्टमर का ओवरऑल सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, और जब कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है किसी चीज से, तो वो उस कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी परचेज करता है। इसीलिए प्राइस घट रहा है, डिमांड इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि वो कमोडिटी इज प्रोवाइडिंग मोर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन नाउ। और वाइज वर्सा आप ये भी कह सकते हो कि जब किसी कमोडिटी का रेट बढ़ जाता है तो आप कस्टमर को ना वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, इवन दो प्रोडक्ट सेम है, लेकिन रेट के बढ़ने की वजह से कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डाउन हो गया। जैसे आप कई दफा किसी प्रोडक्ट को सपोज मान लीजिए को परचेज करना चाहते थे, लेकिन जितना रेट आप मान के चल रहे थे वो उससे महंगा निकला, तो आपको क्या लगता है कि यार अब इतना भी अच्छा नहीं है, परचेज नहीं करना है मुझे, इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड करा रहा आपको ही। लेकिन सपोज आप किसी प्रोडक्ट को महंगा समझ रहे थे, आपने प्राइस टैग उठाया, प्राइस टैग पलट के देखा तो आपको वो चीज बहुत सस्ती लगी, आपने कहा ये तो वैल्यू फॉर मनी है। महंगा लग रहा था आपको कि यार ये तो महंगा ही होगा, नहीं खरीदेंगे, लेकिन आपने पलट के देखा आपको सस्ता लगा वो, और इवेंचुअली क्योंकि सस्ता है इसलिए सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा दे रहा है वो आपको, तो आप परचेज कर लेते हो। समझ रहे हैं लॉजिक? तो लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई कर रहा है? बिकॉज ऑफ 5 फैक्टर्स, 5 रीजंस लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने के। नंबर 1 के एडिशनल नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर 2 ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर 4 इनकम इफेक्ट, एंड नंबर 5 इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Is it clear to everyone? Anvi, Chetna, Spurs. Yes, sir. Very good. तो फटाफट से हम रीजंस देख लेते हैं, उसके बाद अगर वक्त बचता है तो हम एक्सेप्शन भी करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पहला रीजन है। Substitution effect refers to substituting one commodity in place of the other when it becomes relatively cheaper. When price of the given commodity falls, it becomes relatively cheaper than its substitute. जब किसी commodity की कीमत कम हो जाती है ना, तो वो अपने substitute के मुकाबले सस्ता हो जाता है। As a result, demand for the given commodity increases. इस वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और वाइस वर्सा भी हो जाएगा इसका। जैसे ये एग्जांपल लिया है पेप्सी और कोक का, कि अगर मान लीजिए कस्टमर जो है इन दोनों कमोडिटी का प्राइस आपको गिवन है 30 और 25, और क्योंकि कोक सस्ता था इसलिए कस्टमर ना अभी तक कोक प्रेफर कर रहा था, और वो इसलिए भी इसको प्रेफर कर रहा था क्योंकि दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो कस्टमर कहता था कि भाई अगर दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे तो मैं पेप्सी क्यों कंज्यूम करूँ, 5 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं, मैं कोक क्यों नहीं कंज्यूम कर लूँ। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि मान लीजिए कोक का प्राइस बढ़ जाता है, कोक पहले 25 का था लेकिन 30 का हो गया ये, करेक्ट, लेकिन पेप्सी जो है, पेप्सी अभी भी 30 की है। तो जैसे ही इसका रेट बढ़ेगा ना, कोक का रेट बढ़ेगा, तो कोक ऑटोमेटिकली पेप्सी के मुकाबले एक्सपेंसिव नजर आएगा कस्टमर को, इसलिए कस्टमर ना कोक छोड़ के पेप्सी की तरफ चला जाएगा। पॉइंट इज दैट कोक की डिमांड का होगा क्या? कोक की डिमांड प्राइस के बढ़ने से कम हो जाएगी।
क्यों हो रही है? बिकॉज उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में। चले, इसके अलावा इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, जब कस्टमर की इनकम, जब कमोडिटी का प्राइस घटता है तो अल्टीमेटली कस्टमर ना, उसकी सेविंग जनरेट हो जाती है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। सेविंग जनरेट होना मतलब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी या बेसिकली रियल इनकम बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली वो ज्यादा रियल इनकम का इस्तेमाल करके, ज्यादा सेविंग का इस्तेमाल करके ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है। जैसे ये एक एग्जांपल लिया है कि सपोज एक कस्टमर है जिसके पास 100 रुपए हैं, और वो इस 100 रुपए का इस्तेमाल करके ये एप्पल परचेज करना चाहता है। एप्पल की वैल्यू 20 रुपीज है, तो क्योंकि उसके पास सिर्फ 100 रुपए हैं और एप्पल की कीमत ना 20 रुपए है, तो अल्टीमेटली वो 100 रुपए का इस्तेमाल करके 5 एप्पल परचेज कर सकता है। 100 रुपए में 5 एप्पल, और उसके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि एप्पल का रेट ना रिड्यूस होके 20 रुपए से 10 रुपए पे आ जाता है। तो नाउ विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर विल बी एबल टू परचेज मोर नंबर ऑफ एप्पल्स, बिकॉज जब रेट उसका कम होगा ना, तो कस्टमर जो है उसकी सेविंग जनरेट हो जाएगी, रियल इनकम जनरेट होगी, और रियल इनकम के जनरेट होने की वजह से उसकी ओवरऑल परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। नाउ ही विल बी एबल टू परचेज मोर नंबर ऑफ यूनिट विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, हेंस अब जो है वो 10 एप्पल परचेज कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट इज एडिशनल कस्टमर। भी एक वजह बताई कि जब प्राइस कम होता है तो नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, और मोर कस्टमर्स सिंपली मींस मोर डिमांड। ऑलराइट, नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस या ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द कमोडिटी। किसी चीज का सस्ता होना कस्टमर को एनकरेज करता है कि वो उस कमोडिटी को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करे। तो सस्ते होने पर डिमांड इसीलिए बढ़ती है क्योंकि अलग अलग यूज में लाने की वजह से क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और अगर रेट बढ़ता है तो फिर इसका वाइस वर्सा हो जाता है, अपोजिट। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसमें स्लाइड में ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला रीजन मैंने नहीं लिखा है अभी, लेकिन आपको समझा दिया है, क्लियर तो हो ही गया होगा ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्यों, मतलब लॉ ऑफ डिमांड ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह की सिचुएशन जहां पे बेसिकली प्राइस, देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस घटेगी ना तो डिमांड बढ़ना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है ना, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड इज। बट इन सम सिचुएशंस इस तरीके से चलता नहीं है काम। कुछ सिचुएशन में प्राइस के घटने पे डिमांड बढ़ती नहीं है, कुछ सिचुएशन में प्राइस के बढ़ने पे भी डिमांड घटती नहीं है। तो जिन सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है उसे हम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। जैसे जैसे स्टेटस सिंबल गुड्स, जैसे स्टेटस सिंबल गुड्स जो हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स समझते हैं आप लोग? ऐसी चीजें जिसको हम स्टेटस के लिए यूज करते हैं ना, प्रेस्टीज के लिए यूज करते हैं, दैट इज स्टेटस सिंबल गुड्स। जैसे आमतौर पे जैसे डायमंड है, गोल्ड है, या व्हीकल में ऑडी है, मर्सिडीज है, ये सारी चीजें जो हैं स्टेटस सिंबल गुड्स में काउंट होती हैं आमतौर पे। तो स्टेटस सिंबल गुड्स की खासियत यह है कि इनकी डिमांड तब ज्यादा होती है जब इनका रेट हाई होता है। पेंटिंग जो है स्टेटस वाली चीज है, एक्सपेंसिव वॉच, स्पोर्ट्स कार्स, ये सब क्या है, स्टेटस वाली चीज है। तो इन सारी चीजों से क्योंकि स्टेटस बनता है, तो ये तभी ज्यादा डिमांड करी जाएंगी जब इनका रेट ज्यादा होगा। अगर ये चीजें सस्ती हो जाएंगी ना, और हर दूसरा तीसरा बंदा अगर इनको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसमें स्टेटस एलिमेंट लूज हो जाएगा इसका। समझ रहे हैं? अब सपोज मेरे घर में एक पेंटिंग लगी है फॉर एग्जाम्पल, और आप मेरे से पूछो सर पेंटिंग, वो आपके घर में बहुत अच्छी पेंटिंग लगी है, कितने की है? मैंने कहा वो 5 लाख रुपए की, लेट्स और टेक एन एग्जाम्पल कि वो 5 लाख रुपए की पेंटिंग है। तो उससे ना एक बेसिकली एक स्टेटस एलिमेंट ऐड होगा कि अच्छा सर के घर में 5 लाख रुपए की पेंटिंग है, ठीक है। लेकिन अगर वो मान लो पेंटिंग जो है सस्ती हो, वो 300 रुपए की, 200 रुपए की पेंटिंग हो, 500 रुपए की पेंटिंग हो, तो फिर वो मेरे स्टेटस में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेगी। स्टेटस वाली चीजों की खासियत ये है कि अगर वो महंगी चीज है ना, तो ही आपके स्टेटस एलिमेंट में एडिशन करती है। अगर सस्ती चीज है तो उसका आपके स्टेटस में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। समझ रहे हैं? और यही वजह है कि स्टेटस वाली चीजें महंगी होती हैं।
इनफैक्ट वो जितनी ज्यादा महंगी होगी आमतौर पे उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होती। आप कार्स में देख लें, रॉयल्स रॉयस देख लो, मर्सिडीज, BMW, जो महंगी महंगी कार्स हैं या वॉचेस हैं या पेंटिंग्स की हम बात करें, ये सब क्या है, स्टेटस सिंबल गुड्स हैं। और इन केसेस में प्राइस जितना बढ़ेगा डिमांड उतनी बढ़ेगी। डायमंड के केस में प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। गोल्ड देखो, अभी गोल्ड कहाँ है, 48,000 के अराउंड है पर 10 ग्राम। गोल्ड इतना महंगा है, उसके बावजूद उसकी डिमांड थोड़ी कम हो रही है मार्केट में, डिमांड आज भी ज्यादा है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। रीजन क्या है? रीजन है लोग गोल्ड को स्टेटस की तरह यूज करते हैं, और जब तक उसमें स्टेटस एलिमेंट जुड़ा रहेगा तब तक उसके प्राइस के बढ़ने के बावजूद उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। और अगर मान लो प्राइस का घट जाता है, प्राइस गोल्ड का इतना घट जाता है कि हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो गोल्ड की ब्रेसलेट और गोल्ड का नेकलेस डाल के घूम रहा हो, तो फिर उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी ना, उसके अंदर स्टेटस एलिमेंट उसका लूज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो अगर स्टेटस एलिमेंट लूज हो गया प्राइस के घटने की वजह से, वो हर बंदा यूज कर रहा है, तो फिर उसकी डिमांड, ओवरऑल डिमांड खत्म हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में पहला एक्सेप्शन क्या है कि ऐसी कमोडिटी जो स्टेटस के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है। तो goods of status do not follow the law of demand. These are wanted by rich people for prestige and distinction. Higher the price, higher will be the demand for these goods. All right. इसके अलावा कमोडिटी जिनके शॉर्टेज का आपको डर है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इनकी शॉर्टेज हो सकती है, तो शॉर्टेज के डर की वजह से भी आप क्या करते हो ना, कमोडिटी की क्वांटिटी परचेज करना शुरू कर देते हैं। यू स्टार्ट बाइंग गुड्स इन लार्जर क्वांटिटी, इवन दो अगर वो महंगा है उसके बावजूद आप ज्यादा खरीदोगे। जैसे इस तरह की सिचुएशन ना आमतौर पे वहां होती है जहां जैसे मान लो गवर्नमेंट ना कर्फ्यू लगाने वाली है, ठीक है, सेक्शन 144 इम्पोज करने वाली है सपोज, तो वहां लोगों को अवेयरनेस है कि भाई आने वाले कुछ टाइम तक ना अगर सेक्शन इम्पोज रहेगा ये, अगर सरकार जो है कर्फ्यू लगा के रखती है और 1 हफ्ते लगा के रखती है, इसका मतलब 1 हफ्ते तक आपको बेसिक जो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स है वो नहीं मिलने वाले। तो यूजुअली क्या होगा वहां पे ना, उन प्रोडक्ट का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपको इस बात का डर है कि उसकी शॉर्टेज होने वाली है। अभी कुछ टाइम पहले ना हो गया, इसको 3-4 साल हो गया, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली में हमारे इलाके में साउथ दिल्ली के अराउंड किसी ने एक रूमर फैला दिया कि भाई आप यहाँ ना सॉल्ट की शॉर्टेज होने वाली है। और सॉल्ट की क्या कॉस्ट होती है? सॉल्ट आमतौर पे 20 रुपए का मिलता है, 20 रुपए का एक पैकेट मिल जाता है आपको तकरीबन। उस टाइम इस रूमर की वजह से सॉल्ट का पैकेट जो 20 रुपए का आता है वो 150 रुपए और 200 रुपए का एक पैकेट लोगों ने खरीदा है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, 3-4 साल पे, 2016 के आसपास की बात है ये। समझ रहे हैं बात? किस वजह से उन्होंने 20 रुपए वाली चीज के 200 रुपए देने का फैसला कर लिया? उन्होंने कहा कि भाई आने वाले टाइम में इसकी शॉर्टेज हो सकती है, नमक नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से इंतजाम करेंगे। तो अल्टीमेटली रेट बढ़ रहा है, 20 वाली चीज 50 में, 100 में, 150 में, 200 में बिक रही है, तो भी उसकी डिमांड लोग कर रहे हैं, तो भी खरीद रहे हैं। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ शॉर्टेज। तो फियर ऑफ शॉर्टेज में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। समझ आ गया आप लोगों को? इतना यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को? तो क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो स्पर्श, चेतना, अक्षता, अन्वी, आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। एक्चुअली मेरी एक और क्लास है इसके बाद, तो मुझे वो स्टार्ट करनी है। बाकी 1-2 एक्सेप्शन, इनफैक्ट इसमें 3 एक्सेप्शंस और हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, Yes, sir. चले ओके, बाय फिर मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन टेक गुड बाय।